हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो अब हम बात करेंगे पल्प रीजनरेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पल्प डीजनरेशन। तो पल्प डीजनरेशन क्या होता है? पल्प डीजनरेशन में क्या होगा, एक तरह से पल्प जो है ग्रेजुअल ब्रेकडाउन हो रहा है पल्प का, ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ पल्प। ठीक है, विद एजिंग क्या होता है, पल्प का ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होने लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं पल्पल डीजनरेशन। अब मोस्टली क्या होता है, सिम्टमलेस होता है। ठीक है, ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स में होगा और यंग पेशेंट में भी हो सकता है, अगर मान लो उनमें लॉन्ग टर्म माइल्ड इरिटेशन प्रेजेंट हो। मान लो किसी भी चीज़ से लॉन्ग टर्म इरिटेशन अगर उनको हो रही है, कोई ओक्लूशन वगैरह की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से, तो उस केस में भी हो सकता है पर्पल डिजनरेशन। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि केस या फिर इन्फेक्शन अगर हो तभी ये प्रेजेंट होगा। मान लो ट्रोमा है या कोई रेस्टोरेशन है, उससे अगर इरिटेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। रेस्टोरेशन कैन कॉज पर्पल डिजनरेशन। ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है केरीज वगैरह या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट हो उसकी वजह से ही होगा। ये जनरल ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई रेस्टोरेशन अगर है वो इरिटेट कर रही है अगर पल्प को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? तो अर्ली स्टेजेस में तो सिम्टमलेस होता है ये। उसके बाद क्या होगा, मतलब इसमें पल्प, उस साथ में पल्प जो है वो ईपीटी के लिए यानी कि इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग जो है और थर्मल टेस्टिंग जो है उस पर नॉर्मल बिहेव करेगा। और बाद में क्या होगा, जो भी हमारे वाइटलिटी टेस्ट यानी कि ईबीटी और थर्मल टेस्ट वगैरह, उनमें पल्प जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिजनरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलाई के लिए पल्प रिस्पॉन्स नहीं देगा। कोई भी हमारा स्टिमुलाई देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फिर कोई थर्मल टेस्ट में हम हीट या कोल्ड अप्लाई करेंगे, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट भी पल्प कोई भी मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि डिजनरेशन बढ़ती जा रही है, डिजनरेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है कैल्सिफिक डिजनरेशन। कैल्सिफिक डिजनरेशन नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, कैल्सिफिक डिपॉजिट्स होंगे वो पल्प में हमें मिलने लगेंगे। यानी कि जो पल्प पल्प टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा बाय कैल्सिफिक डिपॉजिट्स, यानी कि कैल्शियम डिपॉजिट्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। ठीक है, इसको हम पल्प स्टोन या डेंटिकल्स भी बोलते हैं। और ये जनरली प्रेजेंट होंगे पल्प चैम्बर में और कभी कभार प्रेजेंट हो सकते हैं रूट कैनाल में। और रेडियोग्राफिकली कैसे दिखेंगे ये? रेडियोग्राफिकली हमें दिखेंगे स्मॉल रेडियो ओपेक स्पॉट्स। ठीक है, इन पल्प चैम्बर, या फिर जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ये रूट कैनाल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिख रहे हैं एक रेडियोग्राफ। ये जैसे रेडियोग्राफ है तो इसमें जो एरो शो कर रहा है ये पल्प पॉलिप है। ठीक है, पल्प स्टोन इसको बोलते हैं, सॉरी पल्प पॉलिप नहीं, पल्प स्टोन। ठीक है, और दूसरा इमेज भी अगर मैं दिखाऊँ आपको कोई, तो जैसे कि इमेज में भी आप सर्कल में देख सकते हो, यहाँ पे रेडियो ओपेसिटी प्रेजेंट है छोटी सी। ठीक है, तो ये भी पल्प स्टोन है। तो रेडियोग्राफ मैंने आपको बता दिया। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, पल्प स्टोन का, तो स्ट्रक्चर इनका होता है अनियन पील जैसा। जैसे अनियन स्किन होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। और ये हो सकते हैं फ्री फ्लोटिंग या कभी कभी पल्प वॉल से अटैच भी हो सकते हैं। ये हमने डीएडीएच में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो वहाँ से आप मतलब देख सकते हो डिटेल में इसको, लेकिन एंडो में इतना ही बहुत है मतलब। अब ये मतलब क्या हार्मफुल है ये देख लेते हैं। तो मोस्टली क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, यानी कि ज़्यादा हार्म नहीं करते पेशेंट को। जैसे मैंने बताया कि एसिम्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, और रेयर केस में इनमें रेफर्ड पेन हो सकता है, रेफर्ड पेन रेयरली। अब जनरली स्टडीज़ ऐसा शो करती हैं कि मोर देन 60% जो एडल्ट टीथ हैं उनमें हमें पल्प स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक फिनोमिना इसमें होता है, कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस। कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ना, कि ये एक तो ट्रॉमा के बाद का रिएक्शन है। मान लो कोई ट्रॉमा हो गया तो उसके बाद बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, टूथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्शन है कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रैपिड डिपोजिशन ऑफ हार्ड टिश्यू इन कैनाल।
यानी कोई ट्रॉमा हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में टूथ ने क्या किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड डिपोजिशन हो गया हार्ड टिश्यू का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्राउन होता है उसमें डिस्कलरेशन आ जाती है। ठीक है, थोड़ा येलोइश सा दिखने लगता है वो। ठीक है, और रेडियोग्राफी में क्या दिखेगा, रेडियोग्राफी में दिखेगा ओब्लिटरेटेड पल्प चैम्बर। इनकी पल्प चैम्बर जो होगा कंप्लीटली ओब्लिटरेट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हार्ट टिश्यू आ रहा है। ओब्लिटरेटेड पल्प चैम्बर। अब इसको मैनेज कैसे करना है? अगर मान लो टूथ जो है हमारा एसिम्प्टोमेटिक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल एस्थेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे विनियर्स वगैरह दे दिया या ब्लीचिंग कर देंगे। ठीक है, या फुल क्राउन वगैरह दे देंगे। और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें माइक्रो सर्जिकल एंडोथेरेपी करनी है। इनकी आरसीटी वगैरह की जरूरत नहीं है, माइक्रो सर्जिकल एंडोथेरेपी करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा कैल्शियम डिजेनरेशन के बारे में, कैल्सिफिक डिजेनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइब्रस डिजेनरेशन। तो कैल्शियम डिजेनरेशन में क्या हो रहा था, कैल्सिफिक डिपॉजिट्स मतलब हमें प्रेजेंट मिल रहे थे, यानी कि पल्प स्टोन हमें प्रेजेंट मिल रहे थे पल्प स्टोन में, सॉरी पल्प में। ठीक है, अब फाइब्रस डिजेनरेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो सेलुलर एलिमेंट्स है पल्प के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय फाइबर्स। ठीक है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उससे रिप्लेस हो जाएंगे जो नॉर्मल पल्प है। ठीक है, अब अगर हम पल्प को रिमूव करेंगे इसमें, ठीक है, तो पल्प कैसा दिखेगा हमें, लेदरी, लेदरी फाइबर जैसा दिखेगा। ठीक है, और इसमें भी कोई जनरली सिम्टम्स नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो डायग्नोसिस होगा वो भी क्लिनिकल सस्पिशन पे होगा। यानी कि मान लो अगर हम सस्पेक्ट करें कि हो सकता है तो उस केस में करेंगे, या फिर मान लो किसी और दांत का हमको ट्रीटमेंट करने के लिए एक्सरे लिया तो उसमें हमें बाई चांस ही देखने को मिल सकता है, तो क्लिनिकल सस्पिशन। ठीक है, तो दोबारा मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो हम देख रहे थे पल्पल डिजनरेशन। पल्पल डिजनरेशन क्या होता है कि मेन इसमें क्या होगा, ग्रेजुअल ब्रेकडाउन होगा पल्प का। ठीक है, विद एजिंग हमें देखने को मिलता है। सिम्टमलेस होता है, एल्डरली पेशेंट में होता है, और यंग पेशेंट में भी हो सकता है अगर उनमें लॉन्ग टर्म माइल्ड इरिटेशन हो ड्यू टू ट्रोमा या रेस्टोरेशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या होगा, सिम्टमलेस होगा, यानी कि ईपीटी में और थर्मल टेस्ट में नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वाइटेलिटी टूथ की रिड्यूस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डिजनरेशन बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा कोई भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। ठीक है, फिर उसके हमने देखे दो टाइप के डिजनरेशन, एक कैल्सिफिक और एक फाइब्रस। कैल्सिफिक में हमने क्या देखा, इसमें क्या हो रहा है, पल्प टिश्यू जो है कैल्शियम डिपॉजिट से रिप्लेस होता जा रहा है। ठीक है, इनके पल्प स्टोन भी बोलते हैं हम इन कैल्शियम डिपॉजिट को, या फिर डेंटिकल्स भी बोलते हैं। अभी डेंटिकल जो होंगे पल्प चैम्बर में प्रेजेंट हो सकते हैं और रूट कैनाल में प्रेजेंट हो सकते हैं। रेडियोग्राफिकली कैसे होंगे, रेडियोपिक स्पॉट्स के जैसे होंगे पल्प चैम्बर में या रूट कैनाल में। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर होता है अनियन स्किन जैसा। ठीक है, और ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं पल्प चैम्बर में, या फिर ये अटैच भी हो सकते हैं वॉल के साथ। ठीक है, मोस्टली हार्मलेस होंगे, रेफर्ड पेन करवा सकते हैं कुछ कुछ केसेस में। और 60% से ऊपर हमें अडल्ट टीथ में ये जनरली देखने को मिलते हैं, ऐसा स्टडीज शो करती हैं। ठीक है, फिर हमने एक देखा फिनोमिना कैल्शियम मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, ट्रोमा के वजह से होता है। ठीक है, ट्रोमा के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है टूथ का। इसमें क्या होगा, हार्ट टिश्यू जो है वो डिपोजिट होने लगेगा कैनाल्स में और चैम्बर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्राउन जो है उसमें येलोइश अपीयरेंस होती है, यानी कि डिस्कलरेशन प्रेजेंट होता है। अब रेडियोग्राफिकली कैसा दिखेगा हमें, ऑब्लिटरेटेड दिखेगा पल्प चैम्बर, क्योंकि वहाँ पे हार्ट टिश्यू आ गया तो वहाँ पे रेडियो ओपिक एकदम, रेडियो ओपिक सब कुछ दिखेगा पल्प चैम्बर वगैरह। ठीक है, अगर इसको मैनेज कैसे करना है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे फुल क्राउन दे दिया या विनियर्स दे दिए। और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो हम माइक्रो सर्जिकल एंडोथेरेपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फाइब्रस डिजेनरेशन। फाइब्रस डिजेनरेशन में क्या होगा, जो सेलुलर कंपोनेंट है पल्प का, यानी कि जो पल्प है वो जनरल रिप्लेस हो जाएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और अगर हम पल्प को उसमें रिमूव करेंगे तो हमें पल्प जो है लेदरी फाइबर जैसा दिखेगा, और इसमें भी कोई सिम्टम नहीं होते, और इसका जनरल डायग्नोसिस क्लिनिकल सस्पिशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पल्पल डिजेनरेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्रोसिस ऑफ पल्प।